मैथमेटिक्स में आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन। अभी तक समाकलन में जितनी भी चीज़ें आपने स्टडी की है ना, वो सब अनिश्चित समाकलन था, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन था। और आज हम लोगों ने स्टडी करना है निश्चित समाकलन का टॉपिक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अभी तक आपने क्या किया है और अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि अभी तक आप पढ़ते आए हैं। हालांकि आपको याद है, पर एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि दोनों आमने सामने होंगे तो ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप क्या करते थे, ऐसा एक सिंबल बनता था, उसमें यहाँ पर एक फलन लिखा जाता था, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रल हम निकालते थे। मान लिया वो एफ ऑफ एक्स है, प्लस सी लिख देते थे। समझ आया? तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता था। इसकी जो वैल्यू आई है ना, आपने जितने क्वेश्चन लगाए हैं आप सबको ध्यान से देखिए, इनकी जितनी भी वैल्यू आई है उसमें जिस टाइप का फलन होता था, फलन में जो वेरिएबल रहता था, अगर फलन में वेरिएबल एक्स है तो आंसर में भी वेरिएबल एक्स आता था। उसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं आती थी, फिक्स वैल्यू नहीं आती थी। एक्स का ही वो क्या आ जाता था, एक फलन आ जाता था। तो इसकी यूनिक वैल्यू नहीं होती है कोई, मतलब ऐसा कोई मान नहीं होता कि अद्वितीय मान उसका आ जाए। उसकी वैल्यू भी एक एक्स का फंक्शन ही होती है, और उसके साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है। तो इसकी वैल्यू में क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हैज नो एनी यूनिक वैल्यू। इसमें कोई यूनिक वैल्यू नहीं हुआ करती इसकी। एक्स का फलन टाइप का इसका मान आ जाता है बस। आपने जितने समाकलन देखे आपने याद करिए, सब में यही तो होता था। और उसके साथ हम क्या यूज करते थे इस पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वी यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का भी प्रयोग करते हैं। ये हमने किस में देखा है, आंसर है ये हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा है। ये दो क्वालिटी, पहली क्वालिटी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी आप जिसका भी करते हो उसमें कभी भी उस फलन का कोई यूनिक मान नहीं मिलेगा, आपको अद्वितीय मान नहीं मिलेगा। वो एक्स के एक एक्सप्रेशन के पदों में मिलेगा। जिसका भी फलन होगा, एक्स का है तो एक्स के पदों में एक आंसर आ जाएगा, टी का है तो टी के पदों में आंसर आ जाएगा, पर उसकी कोई अद्वितीय मान आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ करता है। अब आज हम चर्चा करना चाहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि निश्चित समाकलन का सिंबल कैसे बनेगा। निश्चित समाकलन का जो सिंबल होगा, सारी चीजें लगभग ऐसी ही रहेंगी, बस इसमें क्या होगा, इसमें दो लिमिट्स लग जाया करेंगी। एक लिमिट हम नीचे साइड लगाएंगे और एक लिमिट हम ऊपर की ओर लगाएंगे। इनको बोला करेंगे लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं? पढ़ेंगे कैसे इसको, सेम तरीका पढ़ने का। सबसे पहले पढ़ने का तरीका ही आपको आना चाहिए, नहीं तो आप पूरा इंटीग्रेशन कर जाते हैं, पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम होता आपको। तो आप पढ़ेंगे कैसे, सेम वही मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ या इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसमें एक छोटी सी चीज जुड़ जाएगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ये तरीका हुआ करेगा अब पढ़ने का। तो हम अब जो समाकलन करेंगे वो समाकलन किन्हीं दो निश्चित सीमाओं के बीच करा करेंगे हम। अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता था, लिमिट्स नहीं हमको दी जाती थी, हम ऐसे ही समाकलन उसका करते थे। अब हम निश्चित समाकलन, इसीलिए उसको क्या बोला जाएगा, निश्चित समाकलन। दूसरी चीज, ये तो इसके सिंबल की बात हो गई।
इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू क्या आया करेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं आएगा ना। देखो फलन x का जरूर होगा, ये फंक्शन जो दिया जाएगा वो x वेरिएबल होगा, वेरिएबल t होगा, u होगा, कुछ भी होगा, पर इसका जो आंसर आएगा ना उसमें वेरिएबल नहीं होगा, वो एक नंबर आएगा, सीधे एक नंबर वैल्यू आ जाएगी उसकी, जिससे आप बोल सकते हैं एक न्यूमेरल आ जाएगा, एक संख्यात्मक मान इसका आ जाएगा। समझ में आया? एक संख्यात्मक मान इसका मिला करेगा, आपको संख्यात्मक मान मिलेगा। इसकी दो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी, क्योंकि अगर इसका मान एक संख्यात्मक मान आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू एक अद्वितीय वैल्यू आएगी। जैसे इसकी वैल्यू 10 आ गई, 10, तो ये तो यूनिक वैल्यू है ना, कि इसका मान 10 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब आप सोचोगे तो इसमें भी तो ऐसा था कि इसका मान जो आंसर आ जाएगा वही हो सकता है, हाँ, लेकिन x की जगह पर अलग अलग वैल्यू लिखने से इसका मान अलग अलग हो जाता। पर इसमें अगर एक नंबर आ गया, बाई चांस इसका आंसर 10 आ गया, अब 10 को आप क्या अलग कर दोगे? आप नहीं कर सकते। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसकी एक अद्वितीय वैल्यू आती है, एक यूनिक वैल्यू आया करती है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हैज अ यूनिक वैल्यू, हैज अ यूनिक वैल्यू। इसका मतलब एक अद्वितीय मान होता है, इसका अद्वितीय मान नहीं होता है। याद रखिए ये चीजें। अद्वितीय का मतलब समझ में आ रहा है? अद्वितीय का मतलब है उसके जैसा फिर कोई नहीं होना। आप कपड़े की दुकान में जाते हैं, फिर आप कपड़े पूछते हैं, बोले मुझे शर्ट दिखा दीजिए, फिर आपको शर्ट दिखाते हैं, बोलते ये भाई साहब देखिए ये एक यूनिक कलर है शर्ट का। यूनिक कलर का मतलब जैसा ये कलर है ऐसा तुम कहूँ पाई हो ना, उनका यो मतलब रहा था। समझ रहे हैं यार? ये बोले यही ले जाओ। तो यूनिक का मतलब अद्वितीय, तो इसकी वैल्यू यूनिक आएगी पर इसकी वैल्यू यूनिक नहीं आती है। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज, इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वी विल डिस्कस दैट आफ्टर सम कैलकुलेशन। तो हम यहां पर लिख देंगे we will not use the constant of integration। बउआ हो, ये चीजें भैया नहीं समझ आ रही हैं आपको? अब यूज क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में तो मैं बिना बताए आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत हो। तो ये एक छोटा सा ना डिफरेंस है। आप देख लीजिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस है एक बार फिर से देख लें जल्दी से। पहला, इसकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है वो यूनिक नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता, पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो आंसर आता है वो कैसा होता है? यूनिक रहता है, एक न्यूमेरल आ जाता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज नहीं करते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैंने बार बार आपको बोला कि हम बाद में चर्चा करके आपको बता देंगे क्यों ऐसा होता है। ये बात अब आपको समझ में आ गई? ठीक। इसमें ठीक है, अब इसमें ये देखना चाहते हैं हम कि ठीक है ये तो हो गया, फर्क क्या है दोनों में, फर्क समझ गए। अब हम ये देखेंगे कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे आपको याद होगा जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन आपको शुरुआत की गई थी तो आपको बताया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन से थे मैथमेटिकल ऑपरेशन? वो समाकलन, दो गणितीय संक्रियाओं का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा वो गणितीय संक्रियाएं होती हैं? एक होता है एडिशन, योग, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? योग और गुणन का कॉम्बिनेशन है ये एक। अब ये देखना है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है, एक्चुअली ये बताता क्या है हमको, उसके बारे में हम लोग समझना चाहते हैं, ठीक है? तो अब हम इसको साफ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको हटाएंगे। अगली चीज हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब वास्तव में निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं।
आप देखिए जब भी कभी आप ऐसा लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बेटा कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बनाइए और ए से बी तक के पोर्शन का हम एरिया निकाल रहे हैं, ये इसका मीनिंग है। देखो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और ये वाई डैश। बाई चांस ये जो एफ एक्स है y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया और हमने इसका एक ग्राफ बनाया। वो ग्राफ कैसा भी आ सकता है, मान लिया वो ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक। अब वो ग्राफ ऐसा आ गया, हमें केवल कहां से कहां तक लेना है? a से b तक। अब x इज इक्वल टू a यहां पर है और x इज इक्वल टू b यहां पर है, x इज इक्वल टू a यहां पर है और x इज इक्वल टू b इस जगह पर है, ठीक है। तो और ये क्या चीज है? ये हमने ग्राफ बनाया है एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब ये जो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये ग्राफ x इज इक्वल टू ए वाली लाइन, x इज इक्वल टू बी वाली लाइन और x अक्ष के बीच, ये x अक्ष है, इनके बीच आप देख रहे हैं एक पोर्शन बाउंडेड हो चुका है। अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया अगर आप निकाल लेते हैं, इसका एरिया अगर आप निकाल लेते हैं, यही इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है अगर आप इस आकृति का फलन एफ एक्स, सीमाएं x बराबर a और x बराबर b तथा x अक्ष, इनके बीच का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो यही इसका मीनिंग है कि आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है। कुछ बात हमारी समझ में आ रही है? तो किसी भी फलन का सीमाओं a और b, सीमा a से b तक उसका समाकलन करने का मतलब ये है कि वक्र y बराबर एफ एक्स, सीमाओं x बराबर a तथा x बराबर b और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये इसका मीनिंग है। ये क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, लेकिन इसके भीतर का क्षेत्रफल, इसके भीतर का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब अगर ये एरिया आपने निकाल लिया तो समझो आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी की वैल्यू निकाल ली, ये आप समझ लीजिए। तो इसका मीनिंग क्या है हम वो लिखे दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है? वक्र y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सीमाओं x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये इसका मीनिंग है। देखो हमने क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, सीमाओं x इज इक्वल टू a तथा x इज इक्वल टू b और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये इसका मतलब है। समझ नहीं आया आपको? अब जैसे हम आपसे ये बोलें कि कोई भी लेके हम बोल दें, जैसे आपको हम कह दें एक मान लिया हमने इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स फ्रॉम 0 to 3 आपको ऐसे दे दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले आप y बराबर x का क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। y बराबर x का ग्राफ कैसा बनेगा, किसी बच्चे को याद है? बोलो। y बराबर x मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा है, ग्राफ बना दिया हमने। अब हमको 0 से कहां तक का लेना है? 3। 0 तो यहीं पड़ेगा, x बराबर 0 और x बराबर 1 2 3, ये है x बराबर 3। अब अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस चीज का एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो आप जानते हैं आपका जो एरिया आ जाएगा वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आई बात? आ रही है कि अगर ये चीज आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अगर कैलकुलेट कर लेते हैं
तो एरिया अगर इसका निकाल लिया वही इसकी वैल्यू आएगी। आप निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी 3, ये डिस्टेंस कितनी होगी। उसके लिए आप एक काम कर लो, ये लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 3, ये लाइन की इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू x। दोनों का कटान बिंदु निकालो, x की जगह 3 लिखो तो y का मान भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3,3। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3। अब अगर कोई हमसे बोले कि इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बेस इंटू हाइट, 3 3 9, 9/2 करोगे तो इसकी वैल्यू 9/2 आई। हमने देखो इसको कैलकुलेट नहीं किया, हमने एरिया कैलकुलेट किया है, बट यू विल गेट दैट इट्स वैल्यू विल बी 9/2। किसी ने अगर निश्चित समाकलन अभी तक पढ़ा है आप करके देखो, यही आएगा आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप अगर मैं इसको देखूं x²/2 इसकी वैल्यू आएगी, फिर आप 3 लिखोगे, x की जगह 9 और (2) माइनस 0/2, 9/2 आएगा। अब आपको यकीन हुआ? तो कुछ बच्चों ने अगर इसको पढ़ रखा है पहले से निश्चित समाकलन, तो वो चट से अपने मन में करके देखें, यही वैल्यू आएगी। जबकि मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, मैंने केवल इसका एरिया निकाल के आपको दिखाया। सो दिस इज ओनली फॉर एन एग्जाम्पल कि आप देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि जब मैं ये बताता हूं तो बच्चों को भरोसा नहीं होता, उनको यकीन नहीं होता, बट जो मैंने बताया है दैट इज ट्रू, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप देख लीजिए कि जो इसके भीतर लिखा होगा उसका एक ग्राफ बनाइए और उन सीमाओं के बीच में आप उसका क्या निकालिए एरिया। वो एरिया ही ना इसकी वैल्यू बनेगी। और मैंने आपको करके दिखाया, देखो अभी नहीं समझ में आई बात, आपको समझ आ गया? हाँ, इसमें एक चीज देखो मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ये जो नीचे साइड में लिखा होगा, ये ऊपर नीचे जो लिखे ये लिमिट्स कही जाती है, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। A and B are the limits of integration। ठीक है, जिनमें से जो लिमिट नीचे लिखी रहा करेगी ये वाली, इसका नाम हम रखेंगे लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखी रहेगी इसको क्या बोला करेंगे, इसको हम बोला करेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब बताइए क्या आपको निश्चित समाकलन का एक्चुअल मीनिंग समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो आप एरिया निकाल लो, मत इसको सॉल्व करो, वही आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। अब अगर ये एक्चुअल मीनिंग है तो हम करना चाहते हैं ये काम, कैसे करें? अब मीनिंग तो पता लग गया, पर हम कैसे करें? काहे के मारे? आप सोचिए कैसे करो, नहीं हो सकता बेटा। देखो हर बार ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा ना स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब आप एरिया कैसे निकालोगे? आपको एरिया निकालना किसका मालूम है? आयत का, वर्ग का, वृत्त का, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, इनके एरियाज निकालने आपको मालूम है। लेकिन आपको ऐसा एक ग्राफ, ऐसा एक कर्वेचर हो और 3 तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइंस हो, ऐसे तो किसी चित्र का एरिया निकालना नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं पता। तो इसको तो देखा आसान लगा, हमको लगा ये बड़ा आसान होगा, लेकिन जितना हम सोच रहे वैसा नहीं है। ऐसा अगर आएगा तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे? ना आयत लगा सकते हो, ना वर्ग लगा सकते हो, ना समलंब लगा सकते हो, आप ऐसा कोई नहीं लगा सकते इसमें। तो फिर क्या किया जाएगा? तो आंसर है हम ये वाला काम, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव 2 मेथड टू सॉल्व दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। कौन कौन से वो मेथड हैं? आई वॉन्ट टू लर्न इट। हम सभी लोग उसको क्या करना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं। तो चलिए सीखते हैं फिर कौन कौन से 2 मेथड हैं। आप इसे नोट कर लीजिए और प्लीज़ ये बताइए, इस एग्जाम्पल से समझ में आया आपको ना? कुछ बच्चों ने पहले से कुछ बहुत थोड़ा बहुत समाकलन पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने करके देखा इसको ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब तो यकीन हुआ ना सबको? ठीक है, आप इसे नोट करिए। अब मैं बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम जो सीखना चाहते हैं वो ये सीखना चाहते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a to b। जैसे कि मैंने बोला वी हैव 2 मेथड फॉर दिस। कौन कौन से 2 मेथड हैं? एक मेथड ये है कि अगर हमें इसका मान निकालना है
तो इसका हम क्या कर दें, इसका हम समाकल लिख दें। देखो आप सोचोगे इसका समाकल हम कैसे जाने कि क्या होगा, अरे 7.7 एक्सरसाइज तक किया है आपने, समाकलन की 7 एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रखी हैं आपने। अभी तुमको लगता है कि तुम नहीं जानते हो, आप हर प्रकार के फंक्शन को सॉल्व करना सीखे हैं। इन 7 एक्सरसाइजेस में हर टाइप अलग अलग लेसन में अलग अलग टाइप आता था। ये टाइप है तो क्या करोगे, ये टाइप है तो क्या करोगे, आप सबका जानते हो। तो एक मेथड तो ये है कि डायरेक्टली हम इसका क्या कर दें, इसका समाकल लिख दें और उससे हम कैलकुलेट कर लें। एक मेथड ये है। सो द वेरी फर्स्ट मेथड इज बाय राइटिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, प्रति अवकलज। याद है किसी को, एंटी डेरिवेटिव, ओ आई एम सॉरी, बाय राइटिंग इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, मतलब समाकल या प्रति अवकलज लिख करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं करके भी दिखा देता हूं साथ में आपको। दूसरा मेथड बाद में चर्चा करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल इसका लिख दें। जो फलन यहां पर लिखा होगा हम उसका यहां इंटीग्रल लिख देंगे। जैसे अगर x लिखा है तो x²/2 लिख देंगे, x² है तो x³/3 लिख देंगे, sin x है तो -cos x लिख देंगे, 1/x है तो log x लिख देंगे। जो यहां फलन है उसका इंटीग्रल हम यहां लिख देंगे। अब fx है तो fx का इंटीग्रल क्या लिखा जाए, कुछ मान लो फिर आप, अब ऐसे तो है नहीं कुछ, तो इसका इंटीग्रल हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल f(x). मान लिया कि इसका इंटीग्रल ये है कैपिटल f(x) प्लस c। भाई आप इसका इंटीग्रल क्या लिखा करते थे, fx प्लस c, एक कॉन्स्टेंट लगाते थे, तो हमने इसका इंटीग्रल यहां लिख दिया। अब इसका तो काम हो गया, अब लिमिट्स को कैसे करना है, तो लिमिट्स को ऐसे करना है कि ये जो अभी निशान के साथ लेफ्ट हैंड साइड में थी, अब ये आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इन्हें आप कहां लिख देंगे, राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। लोअर लोअर ही रहेगी, अपर अपर ही रहेगा, पर राइट साइड पे लिख दिया जाएगा इसको। अब हम इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके इस आंसर में जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल x वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट लिखो, फिर माइनस, फिर इसी फंक्शन में इसी वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट एक बार लिख दो। ये हमारा तरीका है। तो पहले हम इस पूरे में जहां वेरिएबल है वहां क्या लिख देंगे, अपर लिमिट लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, f(b) प्लस c, माइनस लगाया, फिर इसी में, इसी जो हमारा आंसर है, इसी में वेरिएबल की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, तो अब क्या मिलेगा बताओ, f(a) प्लस c। नहीं समझ में आई बात आपको, ऐसा कर दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, f(b) प्लस c माइनस f(a) माइनस c, बाहर माइनस है, अंदर का निशान बदल जाएगा, प्लस c से माइनस c कैंसल हो गया। अगर प्लस c से माइनस c कैंसल हो गया तो ये f(b) माइनस f(a) आ गया। ये तरीका है। और ये तो पहला मेथड हो गया एंटी डेरिवेटिव लिख करके। और इसमें एक चीज और सीखने का मौका मिला, देखो हमने कांस्टेंट लगाया हर जगह, छोड़ा नहीं कहीं उसको, लेकिन क्वेश्चन ने ही उसको छोड़ दिया, तो हम क्या करें, देखो ना बाद में जाकर ये सी से क्या हो गया, कैंसिल। तो हम जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा उसमें अगर मान लो अपने में आकर के लगाते भी रहेंगे कि नहीं भैया हम तो लगाएंगे, तो आप लगाते रहोगे ना, पर लास्ट जाते जाते लास्ट लाइन तक वो कांस्टेंट बचेगा नहीं आपका। तो हम क्या सोचते हैं कि अब हम इसको ना लगाएंगे नहीं, जब भाई बचना ही नहीं इसको यार, तो क्यों लगाएं हम इसको। एंड दैट इज द रीजन कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को यूज नहीं करते हम लोग। समझ आ रही कुछ बात आपको। एक पहले चर्चा की थी ना कि कांस्टेंट यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं यूज करेंगे, मैंने बोला था अभी बाद में बताएंगे। ये रीजन है इसका, क्योंकि वो अपने आप से ही डिलीट हो जाता है, अपने आप से कैंसिलेशन उसका हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि हम जान गए कि इसको यार कैंसिल होना ही है, तो बार बार फालतू इसको क्यों हम यूज करेंगे। तो आगे से जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उनमें हम कांस्टेंट का जिक्र भी नहीं करेंगे, लिखेंगे ही नहीं उसको, सीधे इसका प्रति अवकलज लिखेंगे, लिमिट्स लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, सी की चर्चा ही नहीं करेंगे हम। तो
एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, इसको बोला जाता है। देखो मैं आपको बताता हूं, डेफिनिट इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। इसको कहते हैं योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, एक ये तरीका भी है हमारे पास जिससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस मेथड में हम ये करते हैं कि हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और ए और बी के बीच में हम उसका क्या निकालते हैं, एरिया। और एरिया निकालते हैं तो इसका मान आ जाएगा। सिंपल है, अभी करके दिखाया हमने आपको। तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आप जो भी फंक्शन रहता है उसका आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने ये एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमने बना लिया। जैसा भी बना लो, आप ये सोच सकते हो कि क्या हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कर्वेचर मैं बना लेता हूँ, एक जनरल कर्वेचर, और उससे मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। अब इसकी लिमिट्स क्या, ये तो हमने किसका बना लिया, एफ एक्स। अब हम लिमिट्स बनानी है ए और बी, तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये है, थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं इसको, अच्छा रहेगा। मैं और इसको सही से, आपने बना लिया हो तो बनाए रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा भी मान लो आप, जैसी आपकी मर्जी। यहां पर मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू ए है, और यहां पर हमने मान लिया कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, और ये जो कर्व आपने बनाया है ये है f ऑफ x। अब अगर हमने इसके नीचे ये वाला एरिया निकाल लिया जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं आप, इसका नहीं चाहिए मुझे, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, यहाँ का नहीं चाहिए, पर इसके अंदर का चाहिए। अगर ये एरिया आप निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये मान किसका होगा, ये मान इसी का होगा। समझ रहे हैं आप? लेकिन कैसे निकाला जाए, यही तो हमारी प्रॉब्लम है ना, कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जो इसका आंसर निकलवा सके। तो हम उसका एक मेथड ढूंढते हैं, फिर असंभव कुछ भी नहीं है। देखिए, हम उसका एक तरीका ढूंढते हैं कि कैसे हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम ना इसको बड़ी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, बड़ी पतली पतली पट्टियों में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए ऐसे, इस तरीके से इतनी पतली पतली बनाते हैं, मतलब ये इनकी चौड़ाई जो होती है ना वो लगभग 0 को अप्रोच करे, इसकी विड्थ 0 को अग्रसर हो, इतना हम इसको चौड़ा बनाते हैं। अब क्योंकि अगर हम पूरे में बनाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमको फिर, तो अगर आप इतने से समझ जाएं तो हम इतना ही बनाएं, फिर समझ लेंगे। ठीक, तो पूरे में हम ऐसे ही बहुत पतली पतली पट्टियां बना देते हैं। पतली पट्टियां बनाने से क्या होगा, चौड़ी क्यों नहीं बनाते हैं, ये भी समझ, आपको क्वेश्चन कर सकते हो कि इतनी पतली क्यों बना रहे हो आप, चौड़ी क्यों नहीं बना रहे हो। आप एक काम करिए, पहले इसको नोट, देखिए एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि अगर इसका हमने एरिया निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व लिमिट्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस, अगर इसके बीच का हमने एरिया निकाल लिया तो पक्का है, श्योर है कि ये इसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
अब हम एरिया निकालने की ओर चल पड़ते हैं। तो आप एक काम करिए, इससे नोट करिए, क्योंकि इसे मैं हटा देता हूं, फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। ओके, आप नोट करिए जल्दी से। मैंने आपसे चर्चा की कि इसमें हम चौड़ी पट्टियां क्यों नहीं बनाते हैं, थोड़ा उसको भी गौर से देखिए। अगर हम ये कर्व ऐसा बनाया हमने, ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी। अगर हम इसमें थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स अगर बनाना शुरू कर देते, इतनी चौड़ी स्ट्रिप बना देते, अब आप देखिए क्या होगा इसमें। हम चाहते ये हैं कि जितनी भी पट्टियां हम बनाएं, सारी की सारी पट्टियों से मिलकर क्या बन जाए, आयत। और आयत का क्षेत्रफल निकालना हमको आता है। पर जब हमने चौड़ी चौड़ी पट्टियां बना दी ना, अब आप देखो जब हम इसको ऐसा मिलाते हैं तो ये आयत तो बन जाता है, पर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हिस्सा छूट जाएगा आपके एरिया निकालने से। समझ रहे हैं? तो आप सोचोगे यहां से खींचो, यहां से खिंचवा लोगे अगर आप, और फिर निकाल दोगे तो ये एरिया बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो जैसे इसका एरिया निकालने जाएंगे आप, इसका, तो इसमें भी ऐसे बनाओगे तो ये आयत तो बन जाएगा, क्षेत्रफल भी इसका आ जाएगा, पर ये पोर्शन फिर छूट जाएगा आपसे। इसका एरिया निकालने जाओगे, ये ऐसा मिला के एक आयत बनाओगे सीधी लाइन बना करके, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाल लोगे, पर ये एरिया फिर से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हम सोचते हैं कि हम पतली पतली स्ट्रिप्स बनाएं। पतली स्ट्रिप्स बनाने से क्या ये सब आ जाएगा एरिया उस पे। पतली स्ट्रिप्स बनाने से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है x इज इक्वल टू ए और ये है x इज इक्वल टू बी। जब हम इतनी पतली बना देते हैं, विड्थ को हम बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर दिया कि अब जब आप इसको ऐसा मिलाने जाओगे तो ये करीब करीब सीधा ही लाइन मिल जाएगी आपके। देख रहे हैं आप? अगर हम दूर यहां से बनाए होते तो ये ऐसे आ जाती, लेकिन हमने बिल्कुल पास में दूसरी स्ट्रिप बना दी, तो हम जब उसको मिलाने जाते हैं तो गैप नहीं आता उसमें बिल्कुल भी। और इसके बगल में बनाई, इसके बिल्कुल नजदीक बना दिया। अब हम इससे मिलाने गए तो ऐसे मिल गया सीधे। कहने का मतलब यूं कि जो गैप पहले इतना बड़ा बड़ा पड़ रहा था, इतना बड़ा गैप, पट्टियां अगर चौड़ाई इनकी कम कर दी जाए, चौड़ाई कम कर दी जाए, तो ये ऊपर पड़ने वाला गैप कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और हम सबको क्या मान लेंगे कि ये क्या बन चुके हैं, आयत बन चुके हैं। और जितनी भी पट्टियां बनेंगी उन सभी को हम किसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और सबका एरिया निकाल लेंगे, और सभी के एरिया को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। और जब सबका एरिया जोड़ देंगे तो पूरे यहां से यहां तक अगर 100 पट्टियां बनी तो 100 का एरिया जोड़ दोगे तो पूरे इसका एरिया आ जाएगा आपका। अब आपको समझ में आया? तो पट्टियों की चौड़ाई कैसी रखनी पड़ेगी हमको, बहुत कम। चौड़ी पट्टियां रखने से क्या नुकसान हो रहा है, हमारा बहुत सारा हिस्सा हमारे एरिया का, रिक्वायर्ड एरिया का बहुत सारा पोर्शन छूटा जा रहा था। तो पट्टियों की चौड़ाई हमने क्या करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, ताकि एक एक पट्टी एक आयत बन जाए, और आयत बना भी लें उसके बाद भी हमारे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया छूटे नहीं, जरा सा पूरा एरिया हमारा कैलकुलेशन में आ जाए उस पर। तो ये तरीका है कि हम एरिया को कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, ये आप देखिए कि पट्टियों को आप संकरा क्यों बनाना चाहते हैं। इसलिए आप कोई भी पट्टी यहां से देखेंगे एक आयत जैसी ही आपको दिखेगी। बहुत सारी नैरो स्ट्रिप्स यहां पर हम बना लेंगे। चलो हटाओ, ज्यादा नहीं बनाते हैं। ये चीज समझ आ गई सभी को, हटा दिया जाए इसे। ओके, तो पट्टियों को आपको कैसा बनाना है, संकरा। चौड़ाई उनकी कैसी रखनी है, कम। कितनी कम रखनी है, इतनी कम रखनी है, इतनी कम रखनी है, इतनी कितनी कम रखनी है। आंसर है इतनी कम रखो जिससे आयत जब बनाए हम तो हिस्सा छूटे नहीं कोई भी उसका। लगभग कितना कम करने से ऐसा हो सकता है, जब हमारी पट्टी की चौड़ाई लगभग 0 के अप्रोच करेगी तो ये काम हो सकता है। इतने चौड़े में भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो जरा सा पोर्शन चावल जैसा छूटी जाए का हो। समझ रहे हैं ना हमारी बात? तो हम पट्टियों की चौड़ाई कैसी रखना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत 0 को अप्रोच करने वाली चौड़ाई हम रखना चाहते हैं। फिर अब उसका एरिया कैसे निकलेगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
इधर की तरफ हम ले रहे हैं x, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब स्वतंत्र चर, और इधर की तरफ हम ले रहे हैं y, जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। बउआ इतना समझ में आया? अच्छा, यहां पर x की वैल्यू कितनी है? a। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? a। अगर मैं यहां पर पूछूंगा कि y की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताओगे? जब x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू कितनी होगी? f ऑफ a। वेरी गुड, ये चीज समझ आई सबको? और अगर ये चीज a है तो ये है f ऑफ a। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? जैसे मैं एक और आपको यहां पर बनाऊं, अगर यहां पर x इज इक्वल टू a है तो ये क्या है? ये होगा f ऑफ a। थोड़ा सा और आगे चले गए, मान लो यहां पर एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू c, और ये ऐसा कर्व बना है, तो ये क्या होगा? फिर आंसर है ये होगा f ऑफ c। अगर यहां पर पॉइंट है b, x इज इक्वल टू b, तो ये चीज क्या है? वेरी गुड, f ऑफ b। अब आपको समझ आ रहा है? तो अब हमको इन पट्टियों के क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल कैसे निकाले जा सकते हैं? आपको दो काम करने पड़ेंगे, पट्टियों की चौड़ाई लेनी पड़ेगी और उनकी क्या लेनी पड़ेगी? ऊंचाई या लंबाई मान लो, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया करेंगे, एक एक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाया करेगा। समझ आया? तो हमको निकालनी है किसकी वैल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। उसके लिए हमको एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया किसका? आप चाहें तो कुछ नाम दे सकते हैं। यहां पर पॉइंट रख लीजिए a, b, c और ये d। एरिया ऑफ a, b, c, d, a, इसका एरिया निकाल लीजिए तो ये काम आपका हो जाएगा। अब बताइए एरिया कैसे निकालें? इसके लिए ना कुछ बातें हमें माननी पड़ेंगी। हमने मान लिया कि x बराबर a से x बराबर b के बीच में टोटल पट्टियां हमने बनाई, तो कितनी बनी? जाके n पट्टियां बनी। मान लिया, माना x इज इक्वल टू a व x इज इक्वल टू b के बीच कुल स्ट्रिप्स, मतलब कुल जो पट्टियां बनी वो कितनी बनी? n। नहीं समझ में आई बात आपको? भाई आप पट्टी बनाते जा रहे थे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो स्ट्रिप्स बनाई हैं आपने, ये हमने कितनी मान ली कि बन गई हैं? n, क्योंकि बहुत सारी बनेगी तो n मान लिया। और एक चीज इसके साथ मान लेते हैं, माना प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई h है, h, तो यहां पर लिख देंगे माना प्रत्येक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है बेटा? h। ठीक है, अब हमको एरिया चाहिए, तो बताइए एरिया कैसे निकाला जाए? अब एरिया के लिए सबसे पहले क्या करिए? पहली पट्टी का एरिया निकालो, फिर दूसरी पट्टी का एरिया निकालो, फिर तीसरी का निकालो, चौथी का निकालो, ऐसा करते चले जाओ। अब आप मुझे बताइए, देखो ये तो बहुत छोटा छोटा बना है, हो सकता है मैं इसमें आपको चीज़ें ना समझा पाऊँ, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, तो बड़ा फिगर बनाना चाहता हूँ। इसको कुल मिला के मैं मैग्नीफाई करके आपको दिखाना चाहता हूँ। एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाइए और इसके सामने लगा दिए, तो ये बड़ा बड़ा दिखने लगेगा आपको। लेंस बड़ा दिखेगा तो कैसा दिखेगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे। ये अगर x इज इक्वल टू a है, ये अगर x इज इक्वल टू a है, तो अगली पट्टी आपको यहां दिखेगी। इसकी अगली पट्टी बराबर बराबर दूरी पर बनी होंगी, तो आप समझ सकते हैं। एक अगर स्ट्रिप यहां दिख रही है, इसकी अगली स्ट्रिप आपको यहां दिख जाएगी, अगली स्ट्रिप आपको यहां दिख जाएगी। इसी ग्राफ को हमने क्या किया है? मैग्नीफाई कर दिया है। हर पट्टी की चौड़ाई हमने भैया कितनी मानी है बताओ? h मानी है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? h। ये डिस्टेंस कितना है? h। ये डिस्टेंस कितना है? h। ठीक है। अच्छा, अगर ये x इज इक्वल टू a है, तो यहां पर जो आयत बनेगा, अब इस हिस्से को भूल जाइए। देखिए
इस हिस्से को मत ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने वैसी पट्टियां बनाई हैं तो ये हिस्सा नहीं रहेगा उस पर। समझाने के लिए बड़ा फिगर बना के आपको समझाया जा रहा है, इसको आप चिंता मत करो। अब आप मुझे बताइए, हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम इसकी क्या क्या चीज़ें लेंगे? लंबाई लेंगे और चौड़ाई लेंगे। क्या आप बता सकते हैं इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है? h। पहली पट्टी की चौड़ाई h। लंबाई आप बता सकते हैं? लंबाई तो ये है ना, ये कितनी लंबाई होगी इसकी? अभी अभी हमने एक फिगर बना के आपको समझाया था कि अगर ये डिस्टेंस a है तो ये क्या है फिर? f ऑफ a। याद आया बच्चों को? ये डिस्टेंस f ऑफ a है। तो चौड़ाई गुणे क्या लिख देंगे हम? लंबाई। ऊंचाई, बात एक ही है। एक पट्टी का क्षेत्रफल यहां से आ जाएगा। अब मुझे इस दूसरी पट्टी का एरिया बताओ क्या होगा? इसकी भी क्या लेनी पड़ेगी आपको? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका भी एक आयत बना लो इस तरीके से। ये चीज, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या चीज है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई इसकी h है। लंबाई कितनी है इसकी? ये पॉइंट देखो, ये लंबाई लेनी है ना हमको, ये कितना होगा? ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस कितनी है? a। और ये कितनी है? तो यहां से पूरी यहां तक कितनी हो गई? a प्लस h। तो ये कितना हो गया? वेरी गुड, f ऑफ a प्लस h। समझ आया सबको? तो ये आ गया f ऑफ a प्लस h। प्लस तीसरी पट्टी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए इसका एक आयत बनाएंगे हम। ऐसा आयत बना लिया। इसकी चौड़ाई आयत की कितनी है बताओ? चौड़ाई तो इसकी भी h ही है। लंबाई बताइए, या जिसको आप ऊंचाई समझ रहे हैं ये पहले बताओ यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये a है, ये h और ये h। a प्लस, वेरी गुड। अगर ये a प्लस 2h है तो ये कितना होगा? f ऑफ a प्लस 2h। तो f ऑफ a प्लस 2h। इतना समझ में आया? अब आपको अगली पट्टी के लिए कुछ बातें समझ में आना शुरू हो गई होंगी। नेक्स्ट स्ट्रिप अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखना चाहिए बताइए मुझे? h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h। और नेक्स्ट का बनाएंगे h इंटू एफ ऑफ a प्लस 4h। ऐसा करते करते कहां तक मुझे जाना पड़ेगा? n पट्टियां बनाई हैं मैंने, तो यहां लास्ट में क्या आएगा बताओ? h इंटू एफ ऑफ a प्लस NH। नहीं, फिर देखो, पहली पट्टी के लिए h नहीं आया था, दूसरी पट्टी में एक h आया है, एक h। पट्टी कौन सी थी? सेकंड स्ट्रिप थी। और h कितना आया? 1। तीसरी में क्या आया? 2। चौथे में, पांचवें में, मतलब पट्टी की संख्या जो होती है h के साथ उससे एक नंबर कम आता है। नहीं समझ में आई? इसको देखिए ना थोड़ा सा। नहीं आया अभी? देखो, ये पहली पट्टी का क्षेत्रफल है, ये दूसरी पट्टी का है, ये थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप, फिफ्थ स्ट्रिप, पांचवी पट्टी के क्षेत्रफल में h के साथ 4 आ रहा है, 5 से 1 कम। तो nवीं पट्टी के क्षेत्रफल में h के साथ n से 1 कम आएगा, n माइनस 1h। आई होप कि अब आपको चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक छोटी सी काम और यहां पर करना चाहते हैं जो हमने नहीं किया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये मुझे बताइए, अगर मैं ये पूछूं ये क्या है? x इज इक्वल टू a और यहां पर क्या है? x इज इक्वल टू b। ये x इज इक्वल टू a है और यहां से पूरा यहां तक डिस्टेंस कितना है? x इज इक्वल टू b। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? b माइनस a। वेरी गुड। अब देखो, पूरा मूल बिंदु से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है? b। और मूल बिंदु से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? a। तो ये कितना बचेगा? b माइनस a। तो ये डिस्टेंस आ गया b माइनस a। b माइनस a इज इक्वल टू, इसको हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं। आप ये बताइए, हर पट्टी की चौड़ाई कितनी है? h।
कितनी पट्टियां हैं? n। एक पट्टी h चौड़ाई की है और ऐसी n पट्टियां अगल बगल लगाई गई हैं। कितने टोटल लेंथ हो गई? n इंटू h। भाई h चौड़ाई की पट्टियां 3 लगाई जाएंगी तो कितनी हो जाएगी टोटल? 3h। 10 लगाई जाएंगी 10h। पर n हर पट्टी की चौड़ाई h है और ऐसी n पट्टियां अगल बगल जोड़ के रखी गई हैं। टोटल कितनी चौड़ाई हो गई टोटल मिला के? nh। तो जिसको आप एक तरफ से b माइनस ए बोल रहे हो, वही पट्टियों के हिसाब से देखा जाए तो ये किसके बराबर है? NH के बराबर है। अब मुझे बताइए ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? क्यों भाई, आ गया ना समझ में सबको? अच्छा, कि यहां से यहां तक की लेंथ b माइनस ए भी है और यहां से यहां तक की लेंथ NH भी है, तो दोनों को हमने एक ही चीज है तो बराबर कर दिया। अब यहां से अगर आप h निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? b माइनस ए अपॉन n बटे में आ जाएगा। और इसमें एक छोटी सी चीज है कि अगर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू क्या होगा? 0। h टेंड्स टू 0 आप सोचोगे क्यों कर दिया आपने? आप ही तो बोल रहे थे कि h को कैसा रखना है? इतना छोटा रखना है, इतना छोटा रखना है कि वो 0 को अप्रोच करे। तो h को हमने 0 को अप्रोच करवा दिया। अब अगर h 0 को अप्रोच करेगा तो n किसको अप्रोच करेगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी। चेक करो, h की जगह 0 लिखोगे, इसको यहां ले आओ, n को यहां भेज दो, ये h 0 इसके नीचे आ जाएगा। 0 का भाग b माइनस ए में दोगे क्या आएगा? इंफिनिटी। तो h टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये क्लियर हुआ आपको? यहां पर एक छोटे सा काम और हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां सब में क्या यूज कर रहे हैं? h। और h कोई बहुत चौड़ा नहीं है, h इतना छोटा है कि वो 0 को अप्रोच करता है। और ये रीजन है कि यहां पर मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और अगर इसको सॉल्व कर लिया आपने तो समझ लो एरिया आ जाएगा उसका। अगर एरिया आ गया उसका तो समझ लो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मुझे बताएं, इतनी सी चीजों में कहीं किसी को कोई भी जरा सा भी डाउट तो नहीं है? चले फिर आगे कैलकुलेशन के लिए। देखो, सबसे आप h कॉमन ले सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h हमने कॉमन कर लिया। h कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा? f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h। ऐसा करते करते ये कहां तक आएगा? f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई? सभी से हमने h को क्या कर लिया? कॉमन। तो ये f ऑफ a बचा, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 4h, और लास्ट में क्या बचेगा? f ऑफ a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि h सबसे कॉमन निकल के बाहर आ गया। अब अंदर हमने 4h तक नहीं लिखा है, आप समझते हो कि इसके बाद 3 आएगा फिर 4 आएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको। अब h की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? b माइनस ए अपॉन n। उसमें भी b माइनस ए इसके लिए कांस्टेंट है, आप चाहें तो यहां h की जगह लिखोगे b माइनस ए अपॉन n। b माइनस ए बाहर ले लो आप। तो हमने क्या कर लिया? b माइनस ए को बाहर ले लिया। लिमिट, अब ध्यान से देखो, अभी इसमें क्या है? h, इसलिए यहां क्या लिखा है? h टेंड्स टू 0। अब जैसे ही हम h की जगह ये वैल्यू लिखेंगे इसमें क्या आ जाएगा? n। तो अब हम h टेंड्स टू 0 नहीं बल्कि क्या लिखना पड़ेगा? n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना पड़ेगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 अपॉन n, और अंदर क्या रहेगा? f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये 1 अपॉन n कहां से आया? समझ रहे हैं ना? कहां से आया बताओ? वो b माइनस ए अपॉन n का था ना, तो उसका b माइनस ए बाहर कर दिया था, 1 अपॉन n ये बच गया था। ये आ गया फॉर्मूला। ये दूसरा तरीका है हमारा कैलकुलेशन का, कि हम
निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? भाई आ गया समझ में? तो दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका कौन सा है? डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव लिख करके, और दूसरा मेथड है एरिया निकाल करके। अब एरिया निकालने में इतना झंझट रहा तो हम क्या करें? तो आप सोचोगे क्या हमें हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये फॉर्मूला लगाना है केवल। मैंने बता दिया है कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, और आप देखेंगे 7.7 तक क्वेश्चन किए हैं ना आपने। एक्सरसाइज 7.7 के बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.8, उसको जब आप सॉल्व करने चलेंगे, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। आप अगर बुक है तो पलट के देखिए, लिखा है योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करिए। आपको इनके निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करने हैं, वो भी कैसे? योग की सीमा के रूप में। स्पष्ट उन्होंने क्लियरली साफ साफ ऊपर लिख दिया है। मतलब डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव या डायरेक्ट समाकलन लिख करके हल नहीं कर देना उसको। सुन नहीं रहे हैं हमारी बात? क्या सुना बताइए। एक्सरसाइज 7.8 में इसका मान निकालने के लिए कितने मेथड हमारे पास है? दो। एक डायरेक्ट समाकल लिख करके, एक ये वाला यूज करके 7.8 कैसे करनी है। डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव लिख के सॉल्व करना है या ये मेथड यूज करके? इसलिए ये मेथड जरूरी है, आपको बताया गया। तो आप जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप केवल इनका इस्तेमाल करोगे जो जानकारी आपने हासिल की है। और आप बुक में भी देखिए, बुक में भी आपका ये फॉर्मूला दिया गया है, और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्वेश्चन ना कभी कभी एग्जामिनेशन में इस एक्सरसाइज से अधिकतर ऐसा देखा जाता है, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से भी पूछ लिया जाता है। और ऐसा लिख देंगे योग की सीमा के रूप में। फिर आप एंटी डेरिवेटिव वाला देखो, अगर लिख के आ गया कि योग की सीमा के रूप में इसका समाकलन ज्ञात करिए, और आपने फिर भी एंटी डेरिवेटिव वाला मेथड लगा दिया है, काट के जीरो कर देगा, वो मार्क्स नहीं देगा। क्यों? बोल कुछ और रहा है, करके आप कुछ और दिखा रहे हो, तो कैसे नंबर दे देगा वो आपको? इसलिए अब ये फॉर्मूला याद रहेगा। ये याद रहेगा, एच की वैल्यू क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, वो कुछ भी हो सकता है, 10 पट्टियां, 20 पट्टियां, 100 पट्टियां, वो अलग बात है। ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ना, आज तो वक्त नहीं है हम लोगों के पास, पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास पे। उस समय हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, मतलब पढ़ाई करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।